तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और मेरी तरह ही आप भी आज नहा धो के चार्ज होंगे। तो आपका हमारे चैनल पर विजिट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अब आप मेरे बारे में भी जान लीजिए। मेरा नाम है सनी, आपका प्यारा दुलारा सनी। आप माने या ना माने, हम ऐसा कहेंगे। तो आज हम बीएससी सेकेंड ईयर के एक ऐसे टॉपिक को देखने वाले हैं जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट भी है, ज़रूरी भी है, बहुत 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 ज़रूरी है, जिसे हमने ट्वेल्थ में पढ़ा है। लेकिन हम ट्वेल्थ में हमने पढ़ा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमें अब तक याद होगा। और अगर याद होगा तो बहुत अच्छा, लेकिन अगर नहीं याद होगा तो हम ट्वेल्थ के ऊपर टालेंगे बिल्कुल नहीं। हम उसे इस वीडियो में अच्छे से क्लियर करेंगे और कुछ ना समझ में आए तो धैर्य को बनाए रखिएगा। 2-3 वीडियो में पूरी टॉपिक क्लियर हो जाएगी और चैप्टर बहुत इम्पॉर्टेंट है। पिछली साल ही 3 से 4 क्वेश्चन तो बस IUPSC से पूछे गए थे, IUPSC से। बाकी तो सब छोड़ ही दीजिए। सो ध्यान लगा के अपने 5 से 6 नंबर उठा लीजिए, बस एकदम किडनैप कर लीजिए। और बहुत सिंपल है, MOT की तरह, बाकी की तरह। वो भी देखने में कठिन लगते हैं लेकिन बाहर से जब अंदर जाएंगे ना सब सिंपल हो जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो आज हम देखेंगे वर्नर्स थ्योरी के बारे में। हम ऐसा क्यों कर रहे हैं कि इसी को देख रहे हैं, क्योंकि ये रहा आपका सिलेबस का जो पहला टॉपिक है वो मुझे जो दिख रहा है वो वर्नर थ्योरी है। सो मैं इसे स्टार्ट कर रहा हूँ। इसमें कुछ चीज़ें ऐसी आएंगी जो आपको समझ में शायद ना आए, और आ भी सकती हैं। अगर ट्वेल्थ का कुछ भी याद होगा तो आएंगी, और अगर एक बार को ना आए, मान लेते हैं ना आए, तो बिल्कुल रिलैक्स रहिएगा, क्योंकि आगे चल के आपको सब क्लियर हो जाएगा। ठीक, अब आप बात करते हैं वर्नर्स थ्योरी की। तो सन 1823 में, यानी कि 1823 में स्विस मतलब स्विट्जरलैंड के महान साइंटिस्ट अल्फ्रेड वर्नर ने कॉम्प्लेक्स कंपाउंड या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की स्ट्रक्चर और इन कंपाउंड्स के मेकिंग को समझाने के लिए बहुत पढ़ाई उढ़ाई करने के बाद अपने विचार को प्रेजेंट किया, जिसे हम वर्नर्स थ्योरी के नाम से जानते हैं, यानी कि वर्नर के सिद्धांत के नाम से जानते हैं। अब आगे सुनिए। इस सिद्धांत के ही लिए उन्हें नोबेल प्राइज़ भी दिया गया। साथ ही साथ इन्हें फादर ऑफ कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अब सुनिए। किसी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में मेटल या मेटल एटम में, जो भी कह लीजिए, 2 प्रकार की वैलेंसी शो होती है। ठीक है, किसी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के मेटल में या मेटल एटम में 2 तरीके की वैलेंसी शो होती है। कौन कौन सी? एक आपकी पहली और दूसरी आपकी दूसरी। इसके कहने का मतलब है, एक आपकी प्राइमरी वैलेंसी और एक आपकी सेकेंडरी वैलेंसी, प्राथमिक संयोजकता और द्वितीयक संयोजकता। अच्छा, एक लोग की ढिठाई देखिए, पिछली वीडियो में मेरे को व्हाट्सएप पे कमेंट करके कह रहा है कि आप इतने खुश क्यों रहते हैं। अरे भाई साहब, काहे नहीं रहना खुश यार। ऐसे मायूसी से पढ़ेंगे तो क्या समझ में ज़्यादा आ जाएगा। तो खुशी से पढ़ लीजिए, क्या पता थोड़ा मोड़ा फर्क पड़ ही जाए। तो इसी वजह से मेरी भी आपसे राय यही है कि थोड़ा खुश रहा करिए, थोड़ा तो रहना ही चाहिए। बेवजह खुश रहिए ना, कोई वजह मिलेगी तो ही खुश रहेंगे। दुखी रहने के लिए 1000 वजह है, खुश रहने के लिए हम काफ़ी नहीं हूँ। तो मेरी खुशी में शामिल होके ही खुश रह लीजिएगा। छोड़िए, बहुत अच्छा इंसान था जिसने मेरे को व्हाट्सएप पे कमेंट किया। तो चलिए अब हम इसे देखते हैं। इसका कहना था कि प्राथमिक जो संयोजकता होती है वो आयनिक होती है, तथा सबसे मेन बात कि ये निगेटिव आयन के द्वारा संतुष्ट होती हैं, यानी कि निगेटिव आयन के द्वारा सेटिस्फाइड होती हैं। बात समझ रहे? यही सबसे मेन लाइन है। और जो आपकी जो सेकेंडरी वैलेंसी होती है वो आपकी न्यूट्रल और निगेटिव दोनों आयनों के द्वारा संतुष्ट हो जाती है। ये मेन लाइन है जो आपको समझने में हेल्प करेंगी। अब आप पहचानेंगे कैसे कि कौन आपका निगेटिव है, कौन आपका उदासीन है। ठीक है, मेन बात है। और कौन आपका धनात्मक है, यानी कि पॉजिटिव है। तो इसके लिए आपको एक चार्ट दिया जाएगा। अभी बिना किसी टेंशन के सिर्फ रट्टा मारिए, ये कहना सही होगा। अभी सिर्फ आप समझने की कोशिश कीजिए, और अगर आप जानते हैं कि हाँ कि कौन सा आयन उदासीन है, कौन सा
पॉजिटिव है कौन सा निगेटिव है, तो क्या कहने, कुछ कहने ही नहीं। और अगर आप नहीं जानते हैं तो बिल्कुल रिलैक्स रहिए, जान जाएंगे आगे। आगे सुनिए, किसी यौगिक की जो प्राथमिक संयोजकता होती है, किसी भी कंपाउंड की प्राइमरी जो वैलेंसी होती है वो ऑक्सीडेशन स्टेट से संबंधित होती है, और जो सेकेंडरी वैलेंसी होती है वो उसकी कोऑर्डिनेशन नंबर से संबंधित होती है। अब आप कहेंगे कि दोनों क्या है, अगर आपको पता होगा कि कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है तो अच्छी बात है, नहीं पता होगा तो पता चल जाएगा। रिलैक्स रहिए, अभी सिर्फ रट्टा मारिए, ठीक है, समझ में आएगा। ऑक्सीडेशन स्टेट तो आपने नाम सुना ही होगा, कोऑर्डिनेशन संख्या भी वही होती है जो आपको अभी आईपीएससी में काम भी आएगा, और पेपर में कोऑर्डिनेशन नंबर भी पूछ दिया जाता है कि इस कंपाउंड का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, ठीक है, कोई डाउट नहीं है, सब काम आएगा, सब काम आएगा, मिलेगा मिलेगा। रुक जाइए, आगे सुनिए, आगे क्या कहना है। जो भी कोई कंपाउंड होता है जो उसके अंदर मेटल होता है, यानी कि मेटल एटम होता है, वो चाहता क्या है, वो ये चाहता है कि वो दोनों प्रकार की वैलेंसी को सेटिस्फाइड करे, ठीक है, उसकी चाहत पर्सनली यही होती है कि वो दोनों टाइप की वैलेंसी को सेटिस्फाइड करे। इसीलिए किसी यौगिक की जो प्राइमरी वैलेंसी होती है वो निगेटिव आयन को सेटिस्फाइड करती है, और उस यौगिक की जो सेकेंडरी वैलेंसी होती है वो निगेटिव, और या कह लीजिए निगेटिव या आपके न्यूट्रल, दोनों को संतुष्ट करती है, सेटिस्फाइड करती है। ये है इनका कहना, किसका, वर्नर थ्योरी का कहना है। तीसरी जो बहुत ही कॉमन सी लाइन है कि जबकि प्राइमरी वैलेंसी है उसे हम डॉटेड लाइन से शो करते हैं, ऐसे डॉट डॉट डॉट, और जो आपकी सेकेंडरी वैलेंसी है उसे हम सीधी रेखा से करते हैं, यानी कि ऐसे खींच देते हैं, खत्म। अगला है कि किसी भी सेंट्रल मेटल एटम के लिए जो सेकेंडरी वैलेंसी होती है, जो उसका मान होता है वो निश्चित होता है, यानी कि किसी भी मेटल के लिए संयोजकता संख्या यानी कि कोऑर्डिनेशन नंबर का जो मान है वो स्थिर रहता है। अब एग्जाम्पल के थ्रू यहाँ पे देख लीजिए, मैंने 3 प्रकार के आपके कॉम्प्लेक्स आयन लिखे हुए हैं। अब इनका अगर आप कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करेंगे तो इसमें भी 6 है, इसमें भी 6 है, इसमें भी 6 है। अब बात होती है कि कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है। कोऑर्डिनेशन नंबर वो होता है जो सेंट्रल मेटल एटम से जुड़े होते हैं, उनकी संख्या को कहते हैं। तो यहाँ पे उनकी संख्या 6 है, यहाँ पे ये 5 और Cl का 1 6, यहाँ पे ये 4 Cl का 2 6, यानी कि सभी कंडीशन में जो क्या है, जो उनके सेकेंडरी वैलेंसी है उनका मान बराबर है। ये मैंने आपको यहाँ से समझा दिया। बाकी अब थोड़ा सा एग्जाम्पल के थ्रू आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। पेपर में जब भी पूछा जाता है तो वर्नर थ्योरी का नियम बताने के साथ साथ एग्जाम्पल को थोड़ा सा एक्सप्लेन करना होता है कि हाँ ऐसे इनका ये चीज़ें बनती हैं या इस तरीके से ये संतुष्ट कर रही हैं। मैं ज़रा सा एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, बाद में मैं इस थ्योरी को और अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा। अभी आपको शायद उतना अच्छा से ना समझ में आए, अगर ना आएगा तो मुझे बताइएगा, मैं बाद में इसे और अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। लेकिन अभी जितना आप समझ सकते हैं उस मेथड से बता रहा हूँ, आप इसे एक्सेप्ट करने की कोशिश करिएगा। देखिए नॉर्मली COCl3 6NH3 है, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। NH3 क्या है आपका, NH3 आपका उदासीन है, न्यूट्रल है, पता होना चाहिए। जो Cl है वो आपका क्या है, वो आपका जो Cl है वो आपका निगेटिव आयन, यानी कि Cl के ऊपर माइनस चार्ज होता है, यानी कि निगेटिव है, ठीक। प्राइमरी वैलेंसी का क्या कहना है, प्राथमिक वैलेंसी का सिंपल सा ये कहना है कि वो निगेटिव आयन के द्वारा सेटिस्फाइड होती है, टूटी लाइन से दर्शाई जाती है और आयनिक होती है। ये तीनों कंडीशन Cl फॉलो करती है, क्योंकि हमें पता है कि CO की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो उसके ऊपर, यानी कि सिंपली सुनिए ना, CO का जो CO के ऊपर +3 चार्ज होता है, ठीक है। इसकी ऑक्सीकरण संख्या 3 होती है, +3 होती है। तो ये यानी कि इसका कहने का मतलब है कि CO इलेक्ट्रॉन लेने के लिए, प्लस का मतलब क्या, लेने के लिए तैयार है। Cl के ऊपर माइनस चार्ज होता है, यानी कि Cl इलेक्ट्रॉन देने के लिए तैयार है, CO लेने के लिए तैयार है, क्योंकि प्लस का मतलब को पता है ना, प्लस का मतलब इसके अंदर इलेक्ट्रॉन की कमी, Cl का मतलब इसके अंदर इलेक्ट्रॉन ज्यादा, माइनस का मतलब अगर किसी चीज के ऊपर माइनस लगा होता है इसका मतलब ये है कि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, प्लस लगा होता है इसका मतलब इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन की कमी है।
तो वो CO और Cl आपस में बॉन्ड बना लेते हैं। क्यों? क्योंकि इसके अंदर ज़्यादा है, उसके अंदर कमी है, आपस में मिलकर बॉन्ड बना लेते हैं और इसे हम डॉटेड लाइन से शो करते हैं। ये आपकी प्राइमरी वैलेंसी थी। और जो आपकी सेकेंडरी वैलेंसी है उसकी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, यानी कि इस प्रकार जो 6NH3 है वो मतलब 6NH3 मॉलिक्यूल कोबाल्ट से जाके जुड़ जाते हैं और ऑक्टाहेड्रल शेप बना लेते हैं। यानी कि अगर NH3 मॉलिक्यूल की संख्या अगर 4 होती तब वो ऐसे में आके कौन सा शेप बनाते? टेट्राहेड्रल। और अगर उनकी संख्या 3 होती तो कौन सा शेप बनाते? तो वही स्क्वायर प्लेनर। आपको याद होगा ना हाइब्रिडाइजेशन, तो उसके अकॉर्डिंग। यानी कि मेन चीज़ क्या है, वो मेन चीज़ समझिए। मेन चीज़ ये है कि जब प्राइमरी था, प्राइमरी वैलेंसी की बात चल रही थी, तो जो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट थी वही उसकी प्राइमरी वैलेंसी हो गई। और जब हम सेकेंडरी की बात कर रहे हैं तो जो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर होगा वही उसका क्या हो जाएगा? सेकेंडरी वैलेंसी। तो मेन बात क्या है, हमें ऑक्सीडेशन स्टेट और कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना आना चाहिए। तो वो आप थोड़ा सा देख लीजिए, वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। कोऑर्डिनेशन नंबर के बारे में मैंने आपको बताया था कि जो मेटल होता है, जो भी सेंट्रल मेटल एटम होता है, उससे जो भी लिगेंड जुड़े होते हैं उन्हीं की संख्या को हम कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं। अभी फ़िलहाल में नॉर्मली जान लीजिए, बाद में आपको डिटेल में बताया जाएगा। जो आपका सेकंड है ये, यानी कि ऑक्सीडेशन स्टेट, उसे देख लीजिए। जैसे मैं इसी का बता रहा हूँ जो आप अभी देख रहे हैं, सिंपल सी चीज़ है, CONH3 6Cl3, इसे ऐसे भी लिख सकते हैं। अब चलिए मैं वैसे और ऐसे दोनों तरीके से बता देता हूँ। CO का ही हमें ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है, इस वजह से उसको हम X मान लेते हैं, प्लस Cl पे हमको पता है Cl के ऊपर -1 चार्ज होता है, यहाँ पे Cl 3 है तो -1 × 3, प्लस NH3 उदासीन होता है, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है, मतलब 0 × बाहर कितना है 6, तो 0 × 6 यानी कि 0 हो जाएगा, क्योंकि 0 से किसी का मल्टीप्लाई हो तो 0 हो जाएगा। तो सिंपल सी बात है, x प्लस मतलब x प्लस ब्रैकेट के अंदर -3, अब ये -3 उस साइड जाएगा इक्वल के उस साइड, तो वो हो जाएगा आपका +3। तो इससे हमें पता चलता है कि x बराबर +3 होगा, यानी कि CO की ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है, यानी कि CO के ऊपर +3 चार्ज है, इसीलिए ये -3 को अटेम्प्ट कर लेता है, यानी कि 3 Cl को अडॉप्ट कर लेता है और बॉन्ड बना लेता है। उसे हम डॉटेड लाइन से शो करते हैं। जो NH3 है वो उदासीन है, वो भी उससे बॉन्ड बनाता है, लेकिन उसे हम स्ट्रेट लाइन से शो करते हैं, जो आपके फिगर में दिख रहा है। उम्मीद करता हूँ आपको क्लियर हो गया होगा, कोई बात नहीं, अगर क्लियर नहीं हुआ होगा तो आगे आपका क्लियर हो जाएगा। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में IUPAC के साथ, और अच्छे से सब छोटे छोटे जितने भी टॉपिक हैं वो सब आपको क्लियर करा दिए जाएंगे। तो टाटा बाय बाय।